स्टूडेंट, तो ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 रसायन विज्ञान की मूलभूत आवश्यकताओं का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हमने बात की लेक्चर नंबर 7 में लिमिटिंग रिएजेंट की सीमांत अभिकर्मक की। वो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया था, उसमें से हमने अलग से लेक्चर बनाया है, उसी पे बेस्ड बनाया है, उसी के अनुसार हम क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत सारे आपके लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को एकदम कंप्लीट करने के लिए। कुछ क्वेश्चन हमने उसमें किए थे, कुछ क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले जाकर लिमिटिंग रिएजेंट को अच्छे से देखें तब इस लेक्चर पे आए। ठीक है, तो क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। देखो, 50 kg N2 और 10 kg H2 को अमोनिया बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है, तो प्राप्त अमोनिया का भार ज्ञात करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे। लेक्चर नंबर 8 इसको मिटा रहा हूं। देखो कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले संतुलित समीकरण लिखो, ये हमेशा याद रखना है। समीकरण क्या होता है, N2 + 3H2 = 2NH3। संतुलित रासायनिक समीकरण है, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। इसका कितना मोल भाग ले रहा है, 1 अगर नहीं लिख रहा, और इसके 3 मोल ले रहे हैं, और कितने मोल बना रहे हैं अमोनिया के, 2 मोल। ये तो हमने मोल के रूप में लिख लिया। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि इसके 28 ग्राम, जब इसके कितने ग्राम, 2 तिया के 6, क्योंकि 2 ग्राम होता है हाइड्रोजन का H2 का, और 3 लग रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा। अमोनिया के 1 मोल का कितना होता है, 17, तो 2 का कितना हो जाएगा, 17 दूनी के 34। तो हम ये भी बोल सकते हैं रस समीकरण मिति के अनुसार कि जब इसके 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से संयोग करते हैं तो अमोनिया के कितने ग्राम बनते हैं, 34 ग्राम बनते हैं। इसका 1 मोल जब इसके 3 मोल से करता है तो कितने बनते हैं, इसके 2 मोल। क्योंकि 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 28 ग्राम, क्योंकि किसी के 1 मोल का जो भार होता है वो उसके आणविक भार या मोलर द्रव्यमान या मोलर आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे इसके 2 ग्राम होंगे, जब 3 मोल है तो 3 दूनी की 6, इसका 17 होता है, दिख रहा है, और 17 होता है 17 दूनी के 34 ग्राम हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है हम लोगों को। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट देखना है कौन होगा। लिमिटिंग रिएजेंट देखने के लिए क्या होना चाहिए, मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक। तो N2 को देख लेते हैं। N2 के मोल दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे, अभी ग्राम में मात्रा दे रखी है। मैंने बोला अगर ग्राम में मात्रा दे रखी है तो उससे क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। कितनी दे रखी है, 50 किलोग्राम दे रखी है। 50 किलोग्राम दे रखी है तो ग्राम में ही चाहिए, क्योंकि दिया गया भार ग्राम में बटे अणु भार या आणविक द्रव्यमान, वो भी क्या ग्राम में होना चाहिए दोनों। ठीक है, और इसका कितना होता है, खुद का 28 होता है। ठीक है, उसके बाद H2 के मोल निकालो। H2 का कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम। तो 10 ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बट इसका कितना होता है 2। तो ये कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। ये तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इसके मोल कितने आ जाएंगे, ये लगभग आ जाएंगे तुम्हारे, मैं फोन से देखता हूँ सेकेंड, ये आ जाएंगे लगभग ये आ जाएंगे आपके 1785 के आसपास, 1785.4। फोन से करके देख लेना। ठीक है, ये इसके क्या आ गए, मोल आ गए। मोल से हम क्या निकाल सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ सीमांत अभिकर्मक निकालने के लिए क्या करना होता है, मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक। तो 1785 N2 के मोल, रस समीकरण मिति गुणांक कितना है संतुलित समीकरण के अनुसार, 1, तो 1 का भाग दे दिया, तो ये कितने आ जाएंगे, 1785 आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे इसका मान। अगर मैं H2 का निकालता, मोल कितने आए, 5000, और रस समीकरण मिति गुणांक कितना है इसका, 3। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये लगभग आएगा कितना, 3 एकम 3 और क्या 2, 3 18, 1666 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो देखो कौन सी वैल्यू कम आ रही है, हाइड्रोजन वाली कम आ रही है, N2 वाली कम आ रही है, हाइड्रोजन वाली कम आ रही है। मैंने बोला जिनके लिए मोल बटे रस समीकरण मिति, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, मोल बटे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब रस समीकरण मिति गुणांक। जिसके लिए कम आएगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। किसके लिए कम आया, यहाँ पर H2 के लिए, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट। और यही उत्पाद की मात्रा को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो अमोनिया का भार पूछा जा रहा है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। देखो कैसे निकालते हैं, वही सेम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो क्या, क्वेश्चन अकॉर्डिंग कि जब 6 ग्राम अमोनिया ये H2 रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो अमोनिया के कितने ग्राम बन रहे हैं, 34 ग्राम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो जब 10 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई, तो 10,000 ग्राम जब करेगा तो अमोनिया के कितने ग्राम बनेंगे। तो आप लोग निकाल सकते हैं, क्या कर दोगे, 6 का भाग लगा दो, इसको कैलकुलेट कर लो, आराम से आ जाएगा। करके देखो एक बार कैलकुलेट क्या आएगा।
करके देखो, ये लगभग आएगा 34/6 × 10। अगर किलोग्राम में रखा है तो किलोग्राम में रख दो तो किलोग्राम में आंसर आ जाएगा, ग्राम में पूछे तो ग्राम में। अगर ये ग्राम में तो इसको भी किस में चेंज कर लो, ग्राम में चेंज कर लो, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा, जो भी इसका आंसर आ रहा है निकाल के देखें, मैं करके दिखाता हूँ। ये लगभग आएगा मल्टीप्लाइड बाय 34 बराबर भागचिन्ह 6। ये आ जाएगा लगभग 56,666 ग्राम में आ जाएगा। 56,666.7 इतना आ जाएगा, ये ग्राम में आया। अगर किलोग्राम में करते तो क्या आ जाता, उसका भाग दे देते 1000 का, तो वो ग्राम में, ये किस में आया है, ग्राम में आया है, ठीक है। इतना आएगा। एक तरीका और था निकालने का, कैसे, मोल निकाल लेते इसकी। वो एक तरीका क्या था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसका मोल बटे उसके रसायनिक मिति गुणांक का अनुपात, जिसके निकाल रहे हैं उसके मोल बटे उसके रसकण मिति गुणांक का अनुपात। ये इसका तो कितना आया था, लिमिटिंग रिएजेंट का हाइड्रोजन था, तो इसका अनुपात कितना आया था, यही आया था कि नहीं आया था, 1666। यही तो आया था, मोल बटे इसका अनुपात। मोल इतने आए थे इसके हाइड्रोजन के, और ये तो इसका अनुपात यही आया ना। मुझे क्या NH3 के मोल निकाल लो और इसका कितने का भाग दे दो इसमें। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है, 2 है, तो 2 का इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसके मोल आ जाएंगे। मोल से इसके क्या निकालेंगे, इसकी ग्राम में मात्रा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वही सेम करके क्या कर देंगे, मोल बराबर दिया गया भार बटे अणुभार, तो वहाँ से ग्राम की मात्रा दिया गया भार का मान का गुणा किससे कर देंगे, मोलों की संख्या से, तो वैसे भी निकल जाएगा। 2 तरीके हैं, एक आप ऐसे भी, एक तो ये तरीका था हमने जो शुरू के क्वेश्चन में किया था लेक्चर नंबर 7 में, और एक ये तरीका है जिससे आराम से आगे कि नहीं आगे, तो आप इसको कर सकते हैं। इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, 12 ग्राम कार्बन को 16 ग्राम O2 की उपस्थिति में जलाने पर प्राप्त CO2 की मात्रा ज्ञात करो। सबसे पहले वो ही लिखो, बैलेंस रिएक्शन, कार्बन को जला रहा है ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, क्या बन जाएगी, CO2। ये रिएक्शन बैलेंस ही है, करने की जरूरत ही नहीं है, दिख रहा है बैलेंस, ये कार्बन एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। इसका मतलब इसका कुछ नहीं दे रखा, समीकरण मिति गुणांक तो क्या मानेंगे कि जब 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो 1 मोल क्या बन रही है, CO2, जो कि इनके क्या कहलाते हैं, रसमीकरण मिति गुणांक कहलाते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण के आधार पर, संतुलित है इसलिए। ये भी तो लिख सकता था, मुझे बताया कि 1 मोल कार्बन का भार कितना होता है, 12 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन गैस का O2 का कितना होता है, 32 ग्राम, और CO2 का कितना होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, ये आ जाता है कितना, 44 ग्राम, ठीक है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं अलग से, कार्बन का क्योंकि 1 मोल ही है ना यहाँ पे, मुझे पता है किसी के 1 मोल का भार उसके ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार के क्या होता है, बराबर होता है, जितना उसका ग्राम परमाणु भार होता है ग्राम अणु भार होता है। कार्बन का कितना होता है, परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान कितना, 12 ग्राम, तो 1 मोल का उतना ही होगा, ठीक है। एक इसका 32 ग्राम होता है, इसका कितना होता है, 1 मोल है इसीलिए इतना। अगर 2 मोल होते यहाँ पर लिख रहे होते, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर 2 मोल लिख रहे होते 2 से गुणा कर देते, 1 लिख रहा है इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे रख दो, मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि 1 ही लग रहा है ना कि सामने रसमीकरण मिति गुणांक। इसमें क्या निकाल सकता हूँ, पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का क्या तरीका है, किसी के मोल जैसे मैं निकालूं, पहले कौन, कार्बन के लिए निकालूं, कार्बन होगा या ऑक्सीजन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो मुझे कार्बन के क्या चाहिए, मोल चाहिए, बटे उसका क्या चाहिए, रस समीकरण गुणांक। O2 के भी मुझे क्या चाहिए, मोल चाहिए, और उसका क्या चाहिए, रस समीकरण मिति गुणांक। मोल दे रखे हैं क्या क्वेश्चन में, नहीं दे रखे, अरे ये तो मोल नहीं है, ये तो उस समीकरण जो संतुलित है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रस समीकरण मिति गुणांक है। तो क्वेश्चन में दिए होते हैं, मोल नहीं दे रखे, तो ग्राम में मात्रा तो दे रखी है, तो अगर मात्रा दे रखी तो उससे भी मोल निकाल सकते हैं। कितनी मात्रा दे रखी है देखना, अगर मैं कार्बन के मोल निकालना चाहूँ, कितनी दे रखी, 12 ग्राम दिया गया, भार बटे परमाणु भार, अगर परमाणु है तो कितना मोल आ जाएगा, 1 मोल। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता, O2 के मोल कितने आएंगे, O2 का दिया गया भार कितना है क्वेश्चन में, 16 ग्राम, ग्राम में होना चाहिए, और बटे इसका O2 का अणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन O2 अणु है ना, 2 परमाणु से मिलकर बनी तो अणु, तो इसका कितना होता है, 32 ग्राम, कितना आ जाएगा, आधा मोल, ठीक है। देखो कार्बन के मोल तो कितने आए, 1,
और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कितना है 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक ही तो कुछ नहीं लग रहा तो 1। इसी प्रकार ऑक्सीजन के मोल कितने आए आधे, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कितना है 1, तो कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब ये इसकी उसका जो रेशो है ये कितना आ जाएगा आधा ही आ जाएगा। इट मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट कौन है आप देखना चाहें तो ऑक्सीजन है या कार्बन है। ऑक्सीजन को इसके लिए मान कैसा आ रहा है कम, इसलिए ऑक्सीजन कैसा है लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, आप देख के बता सकते हैं। एक और तरीका बताया था उससे भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन साफ दिख रहा है, आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते थे, अब देखो क्या पूछ रहा है आपसे, CO2 की मात्रा ज्ञात करो, तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग बनेगी। तो अगर मैं लिखूं, चूंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो 32 ग्राम O2 जब रिएक्ट करता है तो कितने ग्राम CO2 बनती है 44 ग्राम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के जो समीकरण दे रखे इसके अकॉर्डिंग 32 ग्राम कर रही है तो कितने ग्राम बन रही है 44 ग्राम। तो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 16 ग्राम। तो जब 16 ग्राम रिएक्ट करेगी O2, जैसे 32 ग्राम करी तो 44 ग्राम बनती, अगर 1 ग्राम करती तो कितनी बनती 44 बटे क्या 32 CO2 बनती। तो जब 16 ग्राम करेगी तो क्वेश्चन में 16 ग्राम ही दे रखी तो कितना आ जाएगा 44 बटे 32 इंटू क्या 16। ठीक है, ये 11 बार कट गई 4 से, ये 8 बार कट गई 8 से, ये 2 बार कट गया, कितना आ गया ये 22 ग्राम आ गया आंसर। एक तरीका और था निकालने का, क्या एक तरीके से और निकाल सकते थे, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है लिमिटिंग रिएजेंट के मोल बटे उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर जिसके निकालने उसके मोल O2 का निकालने, O2 के मोल से मैं निकाल लूंगा उसका भार निकालूंगा बटे उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका अनुपात कितना आया था लिमिटिंग O2 का, नहीं किसके निकाल रहे हैं CO2 के, तो सॉरी CO2। इसका अनुपात कितना आया था O2 के लिए 1/2, तो 1/2 CO2 के मोल निकालेंगे उससे इसका भार निकालेंगे। अगर मोल निकाल लिए तो मोल निकाल लो। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 1 ही तो है CO2 का। मोल भी इसके मोल भी कितने आ जाएंगे CO2 के भी 1/2। अगर मोल 1/2 आ गए तो मोल बराबर क्या होता है दिए गया भार जो कि हमें निकालना है बटे अणु भार कितना है 44 ग्राम। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मोल कितने दे रखे हैं 1/2, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है दिया गया भार बटे अणु भार होता है कि नहीं होता। तो दिया गया भार ही निकालना है ग्राम में। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, एक इस तरीके से हमने सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा था, ये वाला फॉर्मूला लिखा था। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा 44 ऊपर जाएगा 2 का भाग लग जाएगा तब भी कितना आ जाएगा 22 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है निकालने का और आपका ये भी तरीका है। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हैं। इसको लिखे फिर अपन अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन देखो, थोड़ा इनमें ट्विस्ट है, थोड़ा इनमें कुछ और चीज़ पूछी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन को अपना कॉन्सेप्ट अगर मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो हम इनको आराम से कर सकते हैं। देखो 14 ग्राम N2 एवं 12 ग्राम H2 की क्रिया से प्राप्त NH3 का आयतन NTP पर ज्ञात करो। तो मैं ये तो पहले ही जानता हूं, 1 मोल गैस का आयतन 1 मोल गैस का आयतन NTP पर कितना होता है 22.4 लीटर। मोल कॉन्सेप्ट वाले में हमने बात कर ली थी कि नहीं कर ली थी कि 1 मोल गैस जो होती है NTP पर कितना आयतन घेरती है 22.4 लीटर घेरती है। ये फिक्स है इसका, है ना। मानक ताप व दाब पर इसका मतलब होता है रूम टेम्परेचर जो होता है और 1 ATM दाब, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है और 1 ATM दाब उसको NTP बोला जाता है। ठीक है, देखो कैसे निकालें। सबसे पहले वही बैलेंस रिएक्शन लिखो। आयतन पूछ लिया इसमें मात्रा की जगह, कोई दिक्कत नहीं, आयतन पूछ लिया तो आयतन से जवाब दे देंगे। N2 + 3H2 = 2NH3। अब तो याद हो गई होगी, बार बार ही तो लिख रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ सारे तरीके के क्वेश्चन करा दूँ। ठीक है, कुछ नहीं है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 लगा देंगे। क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसके 28 ग्राम मतलब 1 मोल और इसके मल्टीप्लाइड बाई 3 × 2 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसके कितने आयतन बन रहे हैं 2 आयतन। अब आयतनों की बात क्योंकि यहाँ आयतन ही पूछ रहा है आयतन। ठीक है, तो इसके 2 आयतन बन रहे हैं। 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है 22.4, तो 2 का कितना हो जाएगा 44.8। अरे नहीं समझे, क्योंकि अब जो वो जवाब पूछ रहा है, क्योंकि मुझे पता है पदार्थ की मात्रा को आयतन के रूप में वो दिखाएगा, चाहे वो मोल के रूप में दिखाएगा, द्रव्यमान के रूप में दिखाएगा, किसी भी रूप में दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ वो आयतन पूछ रहा है, इसीलिए मैं बोलूंगा कि 1 मोल NH3 का आयतन कितना होता है 22.4। यहाँ कितनी दे रखी है 2, तो 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। इसकी इतनी मात्रा जो इतनी मात्रा से कर रही है तो इसके इतने आयतन बन रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू
ये तो मैं कह अभिक्रिया संतुलित उसके अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि 14 ग्राम N2 जब 12 ग्राम H2 से करती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कौन डिसाइड करेगा कितना बनेगा, तो पहले क्या निकालो, लिमिटिंग रिएजेंट, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, वही मोल बटे मोल निकाल लो इनके, अगर मोल नहीं दिख रहे हैं तो मोल निकालोगे नाइट्रोजन के N2 के रूप में है, दिया गया भार कितना है 14 ग्राम, नाइट्रोजन गैस का जो अणुभार होता है वो होता है 28 ग्राम, N2 का, N का होता है 14 और N2 का 28, कितना आ जाएगा 1/2 मोल। इसी प्रकार निकाल लो H2 का, H2 के कितने दे रखे हैं 12 ग्राम, और H2 का कितना होता है अणुभार 2 ग्राम, एक H का 1 तो 2 का 2 हो जाएगा, कितने मोल आ जाएंगे इसके 6 मोल। कैसे निकालते लिमिटिंग रिएजेंट, मोलों की संख्या बटे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना है N2 का 1 ही है, तो इसके जितने मोल होंगे उतना ही क्या आ जाएगा इसका लिमिटिंग रिएजेंट का रेशो आ जाएगा, मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक का, क्योंकि 1 ही है। H2 के कितने मोल आए, मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक कितना है 3, H2 का 3 ही तो कितने मोल आ जाएंगे 2, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है या सीमांत अभिकर्मक N2, क्योंकि इसका जो मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक का मान इसके लिए कम आएगा, वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है N2 है, तो N2 ही क्या करेगा, इसकी पदार्थ की मात्रा को डिसाइड करेगा, उत्पाद की मात्रा को। क्या पूछ रहा है NH3 का आयतन, तो अगर ध्यान से देखोगे आप तो 28 ग्राम अभी संतुलित जो अभिक्रिया है इसके अकॉर्डिंग, जब 28 ग्राम N2 रिएक्ट करता है तो NH3 का कितना आयतन बनता है 44.8, क्योंकि किसी भी एक मोल गैस का आयतन इतना होता है, यहाँ 2 मोल है रस समीकरण मिति के अनुसार या संतुलित जो समीकरण उसके अनुसार। तो जब इसका 28 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं, इसी का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यही कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक की उत्पाद की मात्रा को क्या करता है निर्धारित करता है। ठीक है, 44.8, तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 14 ग्राम, तो जब 14 ग्राम रिएक्ट करेगा तो इसके कितने बनेंगे, तो हम लिख देंगे 44.8 बटे 28 मल्टीप्लाइड बाई 14, 14 से 28 कट गया 2 बार, कितना आ जाएगा 22.4 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी देख रहा डायरेक्ट भी कर सकता था तू, अगर तू समझ गया थोड़ी सी चीजें। जब इसके 28 ग्राम कर रहे थे तो इसकी कितना आयतन बन रहा था 44.8, तो इसके अगर आधे हो गए, क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं आधे, तो इसका आयतन भी कितना हो जाएगा आधा, देखो 44.8 ही तो हुआ था, ये तो कितना हो गया 22.4। ये जब बहुत आगे की चीज है, जब तू एकदम सीख जाएगा अच्छी तरीके से, तो पेन जान लेने की जरूरत नहीं थी इसको। ठीक है, लेकिन पहले क्या करो, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करो। लिमिटिंग रिएजेंट से क्यों करते हैं, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक की उत्पाद की मात्रा को क्या करता है निर्धारित कर रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालो और उससे क्या कर लो उत्पाद की मात्रा। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका और था, कौन सा वाला, जो लिमिटिंग रिएजेंट आता है उसका मोल बटे उसका रस समीकरण मिति गुणांक का अनुपात, जो सीमांत अभिकर्मक आता है बटे जिसका निकाल रहे हैं उसके मोल निकालो पहले, बटे उसका रस समीकरण मिति गुणांक, मोल निकालोगे तो मोल से अपन दिया गया भार भी निकाल सकते हैं और आयतन भी निकाल सकते हैं। आयतन निकाल सकते थे ना, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था मोल निकालने का, कि अगर आयतन दे रखा हो तो क्या वॉल्यूम जो गिवन होता है वो बटे क्या 22.4। मोल कॉन्सेप्ट देखोगे तो ये सारी चीजें समझ आएगी अच्छे से, है ना। यहाँ से इस फॉर्मूले से भी अपन निकाल सकते थे, वही मात्रा आती सेम की सेम, वही। इसका रेशो कितना आया था उसके लिए N2 के लिए 1/2, यहाँ से मोल निकाल लेते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, अमोनिया का निकाल रहे हैं ना, NH3 की मात्रा ही तो निकाल रहे हैं, जिसकी मात्रा निकालते हैं कितनी बनी, तो उसके मोल बटे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल निकाल लेते। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लग रहा है 2, तो 2 रख देते, तो यहाँ से क्या आ जाता है इसके मोल आ जाते हैं NH3 के मोल से NH3 का आयतन कैसे निकालते, तो मुझे पता है मोल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम बटे 22.4। ठीक है, तो इसको इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाता आयतन, इसका आंसर आ जाता। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से। देखो इसको, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 72 ग्राम जो वो है ग्राम H2O से ये कितना मतलब कितने लीटर H2 प्राप्त होगी। तो देखो कोई बात नहीं, क्या रिएक्शन होती है 2H2O बराबर 2H2 प्लस O2। 2H2 का मतलब कितने ग्राम, 2 × 18 ग्राम, अरे एक H2O का भार कितना होता है, ये इसकी संतुलित समीकरण है। और आयतन पूछ रहा है कितने लीटर का आयतन, एक मोल गैस का आयतन कितना होता है 22.4, यहाँ कितना दे रखा है, ये दे रखा है कि नहीं दे रखा। ठीक है, तो देखो इसका मतलब 36 ग्राम से कितनी प्राप्त हो रही है 44.8 प्राप्त हो रही है।
और इसमें तो लिमिटिंग रिएजेंट का मैटर ही नहीं है, केवल एक ही तो दे रखा है क्रियाकारक, तो यही होगा जो भी है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 36 ग्राम से कितनी प्राप्त हो रही है, ये तो 44.8 और ये कितनी प्राप्त होगी 32 ग्राम। ये मैंने आयतन के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आयतन के रूप में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 36 ग्राम कितना देता है 44.8 और पूछा कितना रहा है 72 ग्राम, तो 72 ग्राम क्या देगा 44.8 बटे क्या 36 मल्टीप्लाइड बाई क्या 72, तो इससे इसको काट देंगे तो जो भी आ जाएगा 89 पॉइंट कुछ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 89.6 के आसपास जो भी। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जब 36 ग्राम रिएक्ट कर रही थी तो इसके कितने आ रहे थे अकॉर्डिंग टू संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार। ठीक है, क्योंकि लिख रखा है H2O से, तो H2O को जब तोड़ेंगे तो 2H2 प्लस क्या बनेगा O2 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब 36 ग्राम कर 36 ग्राम कैसे लिखा, क्योंकि एक मोल का भार 18 ग्राम और यहाँ कितने रखे हैं 2, तो 18 दूनी के 36। एक मोल गैस का आयतन, आयतन क्यों लिखा, ग्राम में मात्रा क्यों नहीं लिखी यहाँ पर, क्योंकि आयतन के रूप में ही पूछ रहा है हमसे, इसीलिए आयतन ही लिखा। एक का कितना होता है, एक मोल गैस का आयतन कितना होता है 22.4, तो 2 का कितना हो जाएगा 44.8, तो 36 ग्राम कितना दे रही है 44.8, तो 72 कितनी देगी, तो इसकी मात्रा भी क्या हो गई दोगुनी, इसकी भी क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसे भी करके देख लो और वैसे भी आ गया, इसको लिखो फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिखो इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं हम इस तरह के क्वेश्चन। 32 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का मतलब क्या है, किसकी संख्या पूछ रहा है, कणों की संख्या। इसका निकालने का क्या तरीका मैंने बताया था, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, मोल वाली संकल्पना में, लेक्चर नंबर 6 या 5 में। देखो सबसे पहले CH4 होता है मैथेन, इसके मोल निकाल लो। मोल निकालने का क्या तरीका होता है, दिया भार ग्राम में बटे अणु भार, अगर अणु है तो और परमाणु है तो परमाणु भार, ये भी किसमें ग्राम में। CH4 में कौन है, एक तो कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम और एक हाइड्रोजन परमाणु का कितना होता है 1 ग्राम। यहाँ कितने हैं 4 है तो कितना हो जाएगा 4 ग्राम, तो 12 और 4 कितना हो गया 16, एक मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि सारा हाइड्रोजन है, तो मोल कितने आ जाएंगे 32 दिया गया 12 बटे 16, इसका मतलब कितने मोल आ गए 2 मोल, ये इसके मोल आ गए। अगर मोलों से मुझे कणों की संख्या या अणुओं की संख्या ज्ञात करनी हो कि इसके मोल में कितने अणु होंगे, तो बता सकते हैं। मुझे पता है कि 1 मोल में कितने अणु या परमाणु या आयन होते हैं आवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो 2 मोल में कितने होंगे, जितने आवोगाद्रो संख्या को कितने से गुणा कर देंगे 2 से। वैसे भी मुझे पता है, फॉर्मूला लिखा था मैंने अणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या निकालने के लिए कि मोल बराबर कणों, CH4 अणु है तो अणु कर दो, कणों का मतलब अणु या परमाणु आयन कोई, अणुओं की संख्या बटे क्या आवोगाद्रो संख्या, यही तो था मोल निकालने का तरीका। मैंने सीधा बताया था मोल कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में कि अगर आपको मोल दे रखे हैं और कणों की संख्या, कणों में अणु भी हो सकते हैं परमाणु भी हो सकते हैं आयन, या CH4 अणु के रूप में, तो आपको क्या करना है कि जो मोल दे रखे हैं ना उनको किससे गुणा कर दो आवोगाद्रो संख्या से। कर सकते हैं ना, अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अणुओं की संख्या तो आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो इसका मतलब अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी CH4 के, सीधा याद रखना है आपको, वो तो मैंने तरीका बताया है, पहले भी बता चुका हूँ। जितने मोल हैं उनको किससे गुणा कर दो आवोगाद्रो संख्या से, वो उसकी क्या आ जाएगी अणुओं, अगर अणु है और परमाणु है तो परमाणुओं की संख्या, जो भी संख्या जो दे रखे हैं कणों के रूप में उनकी संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2Na। और ये तो अणुओं की संख्या आ गई, CH4 के अणुओं की संख्या 2Na होगी, मतलब आवोगाद्रो की संख्या का 2 गुना, क्योंकि 1 मोल में कितने अणु होंगे आवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे 2Na, मतलब आवोगाद्रो संख्या का 2 गुना। पूछेगा जा रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। ध्यान से देखो, अगर मैं CH4 की बात करता, CH4 के एक अणु की, केवल इसकी बात करता, तो देखो इसमें कितने तो प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो कितने प्रोटॉन 6, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है 4, तो किससे गुणा कर देंगे 4, तो प्रोटॉनों की संख्या तो कितनी आ गई टोटल 10, एक अणु में, एक अणु में। अगर मैं न्यूट्रॉन निकालता तो न्यूट्रॉन भी कितने आ जाते 10, अरे न्यूट्रॉन प्रोटॉन समान, वो इसके 6 और इसके कितने, अरे करके देख लो भाई, वही की वही आ जाते कि नहीं आ जाते, कितने आ जाते, ये न्यूट्रॉन कितने आ जाते बताओ, न्यूट्रॉन आ जाते 6। कैसे आ गए न्यूट्रॉन 6, थोड़ा ज्ञान भी तो लगा लिया करो। मुझे पता है कि कार्बन में कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या,
द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जब न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो द्रव्यमान संख्या में से किसको घटा देंगे, प्रोटॉन की संख्या को। कार्बन की द्रव्यमान संख्या होती है 12, परमाणु क्रमांक भी कितना, प्रोटॉन की संख्या का मतलब परमाणु क्रमांक, तो 12 में से 6 जाएंगे तो 6 न्यूट्रॉन। कार्बन में तो 6 न्यूट्रॉन आ गए, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो ऐसा होता है 1H1। द्रव्यमान संख्या भी एक होती है और परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या भी क्या होती है, एक। परमाणु क्रमांक बोलूँ या प्रोटॉन की संख्या बोलूँ, एक ही बराबर है, क्योंकि किसी का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसमें प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है। परमाणु क्रमांक समानुपाती प्रोटॉन की संख्या। हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या भी एक और परमाणु क्रमांक भी एक। तो जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 1 - 1 क्या आ जाएगी, 0। इसलिए हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। तो टोटल कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता, इलेक्ट्रॉन की, जब कोई परमाणु उदासीन होता है तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो उदासीन होता है। क्योंकि प्रोटॉन पर तो धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश, तो जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन होंगे तभी कोई परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो वो नेगेटिव में बदल जाएगा, ऋणायन में, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई तो वो बदल जाएगा धनायन में। ठीक है, जब उदासीन होता है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, कितना भाई, 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। और इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं ना हाइड्रोजन का, तो क्या लिखते हैं, 1s, 1 ही तो लिखते हैं हाइड्रोजन का ऐसे। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 ही है। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, 4 होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी आ गई, कितनी आ गई भैया, 10 ही आ गई। लेकिन देखो ध्यान से, अब यहां पूरे CH4 के अणु ही कितने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कोई आवश्यकता से दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन। CH4 के एक अणु में कितने प्रोटॉन हैं, 10 प्रोटॉन हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने भैया, 10 हैं। तो इसका मतलब दो अणुओं में कितने हो जाएंगे, ये कितने कितने को मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, 10 को 2 से, तो कितने आ जाएंगे, 20। इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। और इलेक्ट्रॉनों को भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, क्योंकि एक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, प्रोटॉन कितने हैं, 10, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। तो ये कितने आ जाएंगे टोटल, 52। ये भी क्या 10 Na, और ये भी 6 Na, और ये भी क्या 10 Na। टोटल कितने आ जाएंगे, अगर मैं कणों की संख्या देखूंगा तो 52। क्योंकि क्या पूछा जा रहा है, कुल संख्या बताइए, तो कुल कितनी आ जाएगी, 52 आ जाएगी। कैसे आई आप लोग बता सकते हैं आराम से। एक अणु में कितने हैं, इतने हैं। यहाँ कितने दे रखे हैं, 2 Na दे रखे हैं, मतलब अणु ही कितने दे रखे हैं, अवोगाद्रो संख्या का 2 गुना। तो एक में इतने हैं तो 2 में कितने हो जाएंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। न्यूट्रॉनों को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। और इलेक्ट्रॉनों को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। एक में 10 Na तो 2 में 20 Na। एक में 6 Na न्यूट्रॉन है तो कितने हो जाएंगे, 2 में। अरे अणुओं की संख्या अगर 1 होती एक में तो कितने होते, इतने दे रखें, और अगर 2 है तो इतने आ जाएंगे। तो टोटल कितने आ जाएंगे भैया, ये पूरे के पूरे 52 Na आ जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं आप बता सकते हैं, कणों की संख्या यहाँ से, एक अणु में कितने होते हैं आपने यहाँ से बता दिया, और यहाँ से आपने प्रोटॉन के निकाल दिए। अगर एक की बात होती तो टोटल कितने आते, 10, 10 और 6 कितने आ जाते, ये 26 आ जाते। लेकिन यहाँ 2 Na है। अगर केवल Na होते, मतलब मोल अगर एक होता तो यहाँ Na के बराबर ही आता, क्योंकि एक मोल में कितने अणु होते हैं, Na के बराबर, तो एक आता तो यहाँ पे भी Na आता। तो फिर जरूरत ही नहीं थी 2 से गुणा करने की, केवल क्या करना पड़ता, जितने होते एक अणु में उतने ही इसका आंसर आ जाता, केवल Na लगा देते साथ में। लेकिन यहाँ 2 Na है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि इसके एक अणु में प्रोटॉन कितने हैं, 10 हैं, 6 और 4, न्यूट्रॉन कितने हैं, 6, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन होता नहीं है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन तो उस पर कार्बन पे, और 4 किस पे, हाइड्रोजन पे, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन पर 4 इलेक्ट्रॉन। इसको लिख लो, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखें। देखो, यदि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 20 ग्राम HCl के साथ मिलाया जाता है तो सही कथन होगा। COCO3 लिमिटिंग रिएजेंट है, HCl है, या दोनों ही हैं, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, या कोई नहीं। तो सबसे पहले देखो, रिएक्शन लेके लिमिटिंग रिएजेंट ही निकाल लो ना। मुझे पता है कि जब COCO3 की अभिक्रिया मैं HCl के साथ कराऊंगा, एक तो बनता है CaCl2 और एक बनता है H2CO3। बैलेंस कर दूं, यहाँ क्या लगा दूं, 2 Cl कितने आ जाएंगे, 2 काम, एक Ca है तो एक कैल्शियम है, 2 हाइड्रोजन CO3 एक है तो CO3 एक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, H2 और Cl 2 यहाँ जुड़ गए तो CaCl2। रिएक्शन क्या है,
बैलेंस है कि नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसका समीकरण में गुणांक कुछ नहीं लिख रहा तो 1, इसके 2 लिख रहे हैं, इसका कुछ नहीं लिख रहा तो 1, इसका कुछ नहीं लिख रहा तो क्या 1। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक, जिसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकालो। दिया गया भार कितना है 20 ग्राम बटे इसका अनुभार होता है 100 ग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 1/5.20 के समथिंग आ जाएगा। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अरे 20 ग्राम कैसे होता है, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो 3 ऑक्सीजन 16 थी 48, 48 और 12 कितना 60, और 40 कैल्शियम का तो कितना हो गया 100। तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार कितना होता है 100 होता है। तो दिए के भार अणुभार का भाग दे देंगे तो मोल आ जाएंगे। इसी प्रकार निकाल लो किसके HCl के मोल निकाल लो, क्योंकि मोल की जरूरत पड़ेगी लिमिटिंग रिएजेंट में। दिया गया भार कितना है 20, HCl में होता है कैल्शियम का तो होता है 35.5 और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो टोटल कितना हो गया 36.5। 36.5 का भाग देना 20 में तो आपका आ जाएगा ये, बताओ कितना आएगा। 20 में भाग दे दो भाई साहब 36.5 का, ये आ जाएगा समथिंग 0.54, कितना आ जाएगा 0.54 आ जाएगा। यहाँ से आप लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में निकालेंगे तो क्या COC3 के मोल कितने आए 0.20, इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है 1, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू 0.20 आ जाएगी। HCl को देखो लिमिटिंग रिएजेंट होगा कि नहीं होगा, तो वही कितने आए हैं मोल 0.54 बटे रस समीकरण मिति गुणांक कितना है HCl का संतुलित समीकरण से 2, तो ये कितना आ जाएगा 0.27 दूनी के 54, 0.27 और ये 0.20। तो किसके लिए कम आया इन दोनों का अनुपात, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। तो जिनके लिए इसका अनुपात कम आता है वही क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट होता है। क्वेश्चन में दे रखा है क्या COCO3 लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो, एक प्रयोग में 2.07 इतने तो x दे रखे हैं और इतने ये दे रखे हैं, उत्पन्न करता है तो x के मोल होंगे। इसमें ऑप्शन और थे मैंने लिखे नहीं है, ठीक है, लेकिन आप बिना मोल उसके भी जवाब दे सकते हैं। देखो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो। रिएक्शन क्या कह रहा है कि ये से किससे रिएक्ट करेगा कि H2O5 बने, ऑक्सीजन से O, और ये मिलके क्या बना रहे हैं H2O5। इसके तो ले लूँ 2 परमाणु और इसके ले लूँ कितने 5, तो बैलेंस हो जाएगी, H2O5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसका कितना दे रखा है 2.07699 और इसके कितने दे रखे हैं 3.6799। ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, इसका भार दे रखा है ग्राम में है ये, और इसका भी भार दे रखा है, तो इससे ऑक्सीजन का निकाल देंगे। क्या अगर इसके में से इसका घटा दो तो ऑक्सीजन का आ जाएगा। ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 3.67699 माइनस 2.07699 जो भी, इसको जब आप निकालेंगे तो लगभग आप इतने में से घटा लो, 2 में से 3 पॉइंट से ये आ जाएगा 1.6 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 1.6 ग्राम। नहीं दे रखा तो उत्पाद में से जो बचे हुए क्रियाकारक उनका घटा दो तो ऑक्सीजन का आ जाए। अरे इसमें इसका घटा देंगे तो इसका ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। पूछा क्या जा रहा है तो x के मोल होंगे। तो x के मोल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो कि 5 मोल जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो x के कितने मोल से जुड़ता है 2 मोल से। अरे देखो जब 5 मोल ऑक्सीजन कितने मोल से जुड़ रहा है x के, कितने से जुड़ रहा है 2 मोल से। अब ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा यहाँ कितनी आई है 1.6, तो 1.6 से जब इसका ऑक्सीजन के वो निकालेंगे मोल, तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु के रूप में भार कितना होता है 16 ग्राम। 1 मोल का उसके ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। अब यहाँ ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 1.6,
तो इसका मतलब इसका कितना मोल है यहाँ पर 0.1 मोल। बोल सकता हूँ क्या मैं, अरे 1 मोल बराबर 16 ग्राम, अब ये ग्राम कितना दे रखा है 1.6, तो इसका मतलब मोल भी कितना आ जाएगा 0.1। अरे वैसे भी निकाल सकते थे, 1.6 में कितने का भाग दे देते अपन लोग 16 का, तब भी कितना आता 0.1 ही आ जाता कि नहीं आ जाता। अरे आ जाता भैया, आ जाता। तो अब देखो कि जब 5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल से, तो 0.1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा आप लोग बता सकते हैं। तो क्या कर देंगे, 0.1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा क्या 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, जो भी आपका आंसर आ रहा है 0। ठीक है, कर दो इसको, ये कटा इसे कटा तो 1/25 क्या आ जाएगा 0.4 आज का आंसर आ जाएगा। कैसे निकाला इसका आंसर, सिंपल है। सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन लिखी हमने, लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा हमको दे नहीं रखी है, लेकिन एक तो x की दे रखी है और एक इसकी दे रखी है X2O5 की दे रखी है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मतलब एक अपने आप में बनाई हुई रिएक्शन है ये, ठीक है, अपने आप मतलब क्वेश्चन बनाया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। इससे ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, इसमें से इसका घटा देंगे तो ऑक्सीजन का ग्राम में मात्रा आ जाएगी। ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा आ गई तो इसका मतलब इस ग्राम की मात्रा में कितने मोल हैं, ये तो स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग है, रस समीकरण मिति के अनुसार। ये जब 5 रिएक्ट कर रहा है तो इसके कितने कर रहे हैं 2, तो हमने लिखा था 5 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसके कितने कर रहे हैं 2। तो जब इसका 0.1 करेगा तो कितने करेंगे 2/5 इंटू 0.1। 0.1 कैसे आया कि इसके इस क्वेश्चन में कितने ग्राम दे रखे हैं 1.6, कहाँ से निकाला यहाँ से, तो 1.6 के जब मैं मोल निकालूंगा तो कैसे निकालता, दिया गया भार ग्राम बटे क्या 16 ग्राम होता है, तो इससे यहाँ मैं इसको निकालता तो ये 0, तो 16 से 16 कट जाती तो क्या आ जाता है 1/10 मतलब 0.1 मोल ही आ जाते। 1 मोल का इतना है तो 0.1 मोल आ जाते कि नहीं आ जाते। चाहे मैंने से लिख दिया कि 1 मोल का 16 ग्राम तो 1.6 ग्राम का कितना 0.1 मोल। कैसे निकाला, ऐसे मोल बराबर दिया गया भार बटे परमाणु भार, ऑक्सीजन है परमाणु के रूप में, अणु के रूप में तो है नहीं। 1.6 आया, उसमें कितने का भाग दे दिया 16 का, तो इसके क्या आ गए मोल कितने आ गए 0.1 मोल। तो जब 5 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है इससे, तो वही तो पूछ रहा है कि तो x के मोल होंगे कि जब ये इतने ग्राम ये और इतने ग्राम ये है, ऑक्सीजन भी है लेकिन दिया नहीं था तो हमने निकाल लिया। रिएक्ट करते हैं कि इतने ग्राम ये और इतने ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो इतने ग्राम ये बनता है, तो x की मोलों की संख्या क्या होगी, मतलब बता रहा है, पूछा जा रहा है ग्राम में। तो जब इसके 2 कर रहे थे तो इसके कितने थे 5, तो इसके जब 0.1 मोल करेंगे तो इसके क्या आ जाएगा 2/5 इंटू 0.1 मोल, तो इसके क्या आ जाएंगे 0.4। अगर ऑप्शन होते तो उसमें एक ऑप्शन ये जरूर होता। इस तरीके से मैंने आपका ये सीमांत तब इसका ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये करा दिया है, इससे पहले के लेक्चर में कराया है और इसमें कराया है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, मैंने कोशिश की कि आप इतना मतलब, क्योंकि प्रैक्टिस मोर परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज़्यादा आसानी रहेगी चीज़ों में। तो मैंने क्वेश्चन उस लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे और इसमें भी लिए हैं। आगे के लेक्चर में और अच्छी बात करेंगे। इन लेक्चरों को अच्छे से देखिए, इनको देखने से पहले एक बार मोल कॉन्सेप्ट शुरू से देखें, मतलब जो हम लेक्चर डाल रहे हैं आपके लिए कंटिन्यू उसी तरीके से देखें तो आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। और मैं मतलब बिल्कुल 0 लेवल से लेकर और अपर लेवल तक के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको किसी भी प्रकार की मोल कॉन्सेप्ट में जो चीज़ हमने जैसे रस ये पढ़े हैं हमने सीमांत अभिकर्मक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखें, कैसे डिसाइड करें, उत्पाद की मात्रा को कैसे डिसाइड करता है, सारे तरीके के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। ठीक है, खुश रहिए, जय हिंद, लिख लो भाई।